नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज प्राचीन झारखंड का इतिहास जानने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्राचीन झारखंड का इतिहास। और उम्मीद करते हैं ये सभी जानकारी आप सभी को पसंद आएंगे, और अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक क्लास के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो सबको हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि प्रागैतिहासिक काल और झारखंड, इसके बारे में बोल क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल इतिहास के पूर्व का काल है, यह जिसकी जानकारी अभिलेखित प्रत्यक्ष पुरातात्विक स्रोत साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे में प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जानेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे, मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग धातु काल। धातु काल में क्या जानेंगे कि इसमें ताम्र पाषाण काल के बारे में और संक्रमण काल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर में जानेंगे कांस्य युग और लौह युग के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड लिया गया है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक लिया गया है। इसमें क्या क्या हुआ था उसको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि इस काल के लोग गुफाओं में रहते थे। वे भोजन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे। वस्तुतः ये आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था तथा इस काल में ही आग की खोज हुई थी। तो इस काल में क्या क्या हुआ था, तो इस काल में जो लोग रहते थे कहाँ पर रहते थे, गुफा में रहते थे, और मुख्य रूप से लोग भोजन पर निर्भर थे। और ये आखेटक यानी कि जो पत्थर के जो हथियार होते थे उससे शिकार संग्रह वगैरह ये सब करते थे, और हथियार भी आखेटक बनाते थे। ठीक है, आग के भी खोज कर लिए थे। और आगे क्या है कि झारखंड में इस काल में आवेशित पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पलामू आदि जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जानकारी जो प्राप्त कहाँ से हुए हैं, और इस सब के जो अवशेष वगैरह प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो पूर्वी सिंहभूम से और रांची से, हजारीबाग से, बोकारो से, देवघर से, पलामू से आदि जगहों से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है कितना है, 10,000 से लेकर के और 4,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, तो इस काल में लोगों की गुफाओं में रहते थे। औजार के रूप में छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करते होते थे, और लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। इस काल में ही अंत्येष्टि संस्करण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा और डेवलप कर गया था। उस समय भी गुफा में ही रहते थे और आखेटक का यूज करते थे। और आखेटक का मतलब वैसा हथियार वगैरह यूज नहीं करते थे, लेकिन इसमें नुकीला हथियार वगैरह यूज करने लगे थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और आगे क्या है, और क्या कह रहा है कि झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इस काल में लोग झोपड़ियों के साथ साथ समूह में रहने लगे थे। पहले तो अलग अलग रहते थे, लेकिन इसमें झोंपड़ी भी बनाने लगे थे। और पहले क्या होता था कि गुफा में रहते थे, अब इसमें क्या में रहते हैं, तो झोपड़ी वगैरह बना लिए हैं और समूह में रहने लगे हैं, यानी कि कबलाई टाइप के। ठीक है, लोगों ने पशुपालन के साथ कृषि कार्य भी शुरू कर दिया था। और इस काल में पत्थरों से तक्षिणी, खरुचनी, भाले के नोक आदि बनाए जाने लगे थे। इस काल में पूजा उपासना की शुरुआत हुई थी। आग का उपयोग मुख्य रूप से कुंभकारी के लिए होने लगे थे। कुंभकारी मतलब कि कुम्हार वगैरह जो मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं उस सबको बनाने के लिए, उसको पकाने के लिए
यूज किया जाने लगा था। ठीक है, और क्या है, झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू ये सबसे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कुछ चित्र वगैरह हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम पूरा पाषाण काल में ये सब औजार इस टाइप से थे, और मध्य पाषाण काल में ये सब क्या हो गया, तो सब जो तीखा मतलब नुकीला बनने लगा। ठीक है, और देखेंगे तो नव पाषाण काल में इस टाइप से इसमें क्या कहते हैं इसको, मतलब पकड़ने वाला ये सब बनाने जाने लगा, और ये सब जो क्या कहते हैं मिट्टी के उसको पकाव करके बनाने जाने लगा। ठीक है, और थोड़ा नुकीला छोटा हथियार वगैरह बनने लगा। और है नवपाषाण युग के बाद धातु युग अस्तित्व में आता है, और इन दोनों के बीच के संक्रमण काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें पाषाण पत्थर के साथ साथ ताम्र तांबा धातु के उपकरणों का भी उपयोग होता है। आगे देखते हैं, ताम्र पाषाण काल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। कब? ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, और जिससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। झारखंड की असुर, बिरजिया, मल्ली, बिरहोर आदि जनजातियों तांबे से उपकरण बनाते थे। कांस्य युग, इस युग में तांबे की टीन मिलाकर कांसा का निर्माण कर बर्तन और औजार बनाए जाने लगे थे कांस्य युग में। झारखंड के असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति व बिजरिया जनजाति इस युग में सूत्रधार माने जाते हैं। मतलब कि कांस्य युग के सूत्रधार कौन है, तो असुर जनजाति हो गए और ये बिरजिया हो गए। ठीक है, आगे है लौह युग। इस युग में लोहे से निर्मित वस्तुएं, उपकरण बनाने और उपयोग की शुरुआत हुई थी। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को लौह युग के सूत्रधार का श्रेय जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजाति द्वारा उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया गया था। झारखंड से लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजने का प्रमाण है, जहां के दार्शनिक शहर सीरिया में इससे तलवारों का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड के विदेशों से संपर्क थे। ठीक है, तो लोहा वगैरह मेसोपोटामिया वगैरह तक इसको पहुंचाया जाता था, सीरिया तक भी पहुंचाया जाता था। सीरिया में तलवार का भी निर्माण यहाँ से किया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ पे अगला टॉपिक हम लोग का है कि झारखंड के भिन्न भिन्न स्थान से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारे गढ़वा के नजदीक ही पांडु है, और पांडु से देखते हैं जो कि पलामू जिला में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं तो उसको देखते हैं। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं क्या है, पांडु जिला से, तो यहाँ से ईंट की दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे की औजार व 4 पाया वाला पत्थर की चौकी, जिसे पटना संग्रहालय में रखा गया है, ये सारी चीज प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं पलामू से, तो पलामू से क्या प्राप्त हुए हैं, तो तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं पलामू से। इसको से क्या प्राप्त हुए हैं, ये जो कि हजारीबाग जिला में है, तो यहाँ से पत्थर के बड़े खंड और आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, विशाल खुला सूर्य मंदिर, गुफा तथा शैल चित्र दीर्घा, जिसमें नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, गाय, खरगोश और अंतरिक्ष मानव के चित्र खुदे हुए हैं। सौर्या रहम दहोंगी, ये हजारीबाग में है, और यहाँ से पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण, पत्थर के कुल्हाड़ी एवं भाला प्राप्त हुए हैं। दूध पानी से जो कि हजारीबाग में है, यहाँ से 8वीं शताब्दी से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सीतागढ़ पहाड़ से क्या प्राप्त हुए हैं, और जो कि हजारीबाग है, यहाँ से बौद्ध मठ के 6ठी शताब्दी से निर्मित अवशेष, ठीक है, सीतागढ़ से ना, और विशेषकर बुद्ध की
4 आकृति युक्त एक स्तूप का काले भूरे बलुआ पत्थर से सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फहियान द्वारा भी किया गया है। तो ये सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ वगैरह, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे भरगंडा, ये हजारीबाग में है भरगंडा। यहाँ से तांबे के 49 खान प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि तांबे के 49 खान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऐसे तो हजारीबाग जिला लिख सकते हैं, लेकिन कौन सी जगह से, तो ये भरगंडा से प्राप्त हुए हैं। दुमा, ये भी हजारीबाग में है, और यहाँ से पाषाणकालीन मूर्ति के अवशेष, शिवलिंग आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग खास हजारीबाग से यहाँ से गुलाबी बलुआ पत्थर के पर बना अष्टदलीय कमल ये प्राप्त हुआ है। बड़का गांव मांडू, जो कि रजरप्पा में है, ये हजारीबाग रामगढ़ जिला में है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, और जिसमें कुल्हाड़ी, बेधनी, खुरुचनी, बेधक, तक्षिणी आदि सब मिले हैं। भवनाथपुर जो कि गढ़वा में है, और यहाँ से हिरण, भैंस आदि पशुओं के आखेटक मतलब आखेट मतलब होता है शिकार, ठीक है, कि चित्र प्रागैतिहासिक काल की गुफा व शैल चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मरुद जो कि खूंटी में है, और यहाँ से तांबे की सिकड़ी, चैन, कांसे की अंगूठी ऐसा प्राप्त हुए हैं। दरगमा एक खूंटी जिला में है, और यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन गांव यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बरूडी ये सिंहभूम में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, तो पत्थर के हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके एवं पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, सोन एवं संजय नदी के संगम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला है बनगरा, पश्चिमी सिंहभूम में है, और यहाँ से कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर और पत्थर के मनके, पाषाणकालीन मृदभांड के अवशेष ये सब प्राप्त हुए हैं। बानाघाट, यहाँ से बानाघाट सिंहभूम में है, और यहाँ से पाषाणकालीन पत्थर काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुआ है। चक्रधरपुर जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, और यहाँ से 9 पाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर प्राप्त हुए हैं। हंटरगंज से ये चतरा में है, और यहाँ से मध्यकालीन दुर्ग के चहारदीवारी का अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सारे चीज यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और देखिए यहाँ पे ब्राहादी बुर्जू पश्चिमी सिंहभूम में 9 पाषाणकालीन पत्थर के सेट, कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी ये सब प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से ये आदि मानव के संबंधित साक्ष्य मिले हैं। लोहरदगा से कांसे का प्याला प्रागैतिहासिक कालीन में मिला हुआ है। नामकुन रांची है, यहाँ से बान के फलक, तांबे के कंगना और लोहे की औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। बसिया ये गुमला में है, और यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे के स्लेट, तांबे एवं लोहे की आरी ये सब प्राप्त हुए हैं। बोकारो यहाँ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। झरिया जो कि धनबाद में है, यहाँ से पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी एवं भाला जैसे औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। लूपगढ़ी, और यहाँ से कब्रगाह के अवशेष, कितांबे, आभूषण एवं पत्थर के मनके ये सब प्राप्त हुए हैं। कुछ मेगालिथिक
साइट्स गिद्धौर, पथलागड़ा व हुरनाली चतरा, चोकाहातू, रांची, बंदाग व चानो हजारीबाग से सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सब मतलब देखिए जिसमें ये हो गया, ये चतरा में है, चोकाहातू रांची में है, ये सब यहाँ है। अगला है जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। इसके बारे में देखते हैं कि कैसे जनजातियों का झारखंड में प्रवेश हुआ था, वो सब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं, इसके बाद उधर देखेंगे। देखिए जनजातियों का झारखंड में प्रवेश के बारे में जानते हैं। देखिए प्राचीनतम जनजाति और ये असुर है, यह इसका महत्वपूर्ण तथ्य कर सकते हैं। तो झारखंड राज्य के प्राचीनतम जनजाति रांची, गुमला एवं लोहरदगा है। यहाँ पे इन लोग रहते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में बिरहोर और बिरजिया और खड़िया के बारे में। तो एक कैमूर की पहाड़ी की ओर से संभवतः छोटा नागपुर में इनका आगमन हुआ था। कोरवा का कहाँ से आगमन हुआ है, तो ये संभवतः मध्य प्रदेश की ओर से ये झारखंड में आए हैं। आगे देखते हैं मुंडा लोग के बारे में। ये मुंडा लोग कहाँ से आए हैं, मुंडा के बारे में कहा जा रहा है कि असुरों के परास्त कर नागवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उरांव के बारे में जानते हैं कि इसका संबंध दक्षिण भारत से है और एक भिन्न भिन्न स्थानों से होते हुए झारखंड में आकर यहाँ दो भाग में राजमहल एवं पलामू में बसे थे। चेरो खरवार के बारे में बात करते हैं तो ये हैं, और संथाल के बारे में 1000 ईसा पूर्व तक चेरो खरवार और संथालों को छोड़कर झारखंड में विद्वान लगभग सभी जनजाति झारखंड छोटा नागपुर में बस चुकी थी। चेरो तथा खरवार जनजातियां पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बसी तथा बाद में चेरो ने पलामू में अपना सत्ता भी कायम की थी। संथाल जनजाति 10वीं सदी तक हजारीबाग में पूरी तरह बस चुकी थी। बाद में ब्रिटिश काल के संथालों का संथाल परगना में आकर बसने का प्रमाण मिलता है। देखिए नवीन, मध्य, प्राचीन और प्राचीनतम। देखिए नवीन में कहा है, तो नवीन देखिए सबसे पहले नीचे से हम चलते हैं प्राचीनतम से। तो प्राचीनतम मतलब 1000 BC से, तो असुर, बिरहोर और बिरजिया एवं खड़िया यहाँ पे थे। उसके बाद प्राचीन में कौन आया, तो कोरवा लोग आए। उसके बाद मुंडा हो उरांव लोग आए, और उसके बाद नवीन में है चेरो, खरवार और संथाल है, ये नया में है। ठीक है, तो वैदिक काल में आ जाते हैं, उधर हम लोग का खत्म हो गया। तो वैदिक काल में देखते हैं जिसमें क्या क्या हुआ था झारखंड में, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। चलिए, वैदिक काल में झारखंड के लिए कीकट प्रदेश शब्द का प्रयोग किया हुआ है। वैदिक काल में झारखंड का कहा गया है, कीकट प्रदेश कहा गया है। वैदिक कालीन जनजाति असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया आदि सभी को असुर कहा जाता था। वैदिक काल में किसको किसको असुर कहा जाता था, तो ये असुर तो ही गया, बिरजिया हो गया और बिरहोर हो गया, खड़िया हो गया, ये सब सभी को असुर कहा जाता था। अतर्य ब्राह्मण में इसे पुंड्र या पुंड कहा गया है। इनके अनुसार वैदिक काल में मध्य मगध पर आर्यों के आक्रमण के कारण वहां निवास करने वाली चेरो और खरवार जनजातियां छोटा नागपुर की ओर आई थी। इस काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से संबोधित किया जाता था। तो इस काल को संथाल परगना को सूर्य के देश के नाम से भी जाना जाता था या संबोधित किया जाता था। आगे ऋग वैदिक काल में देखते हैं, तो ऋग वैदिक काल में क्या है,
और इसका टाइम पीरियड जान रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, तो 1000 ईसा पूर्व तक है। देखिए इस काल में, कब, वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में ना, इस क्षेत्र में के लोगों द्वारा पशुवत व्यवहार करने की व्याख्या मिलता है, जिसके कारण इन्हें कीकट नामक देश अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र को जनजातियों के लिंग के उपासक जिससे इन्हें शिष्णुदेव लिंग पूजक कहा जाता था। तो ऋग्वेद में इन्होंने लिंग के उपासक थे, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल इसका 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। और इसमें क्या क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों को वारत्य घुमंत कहा जाता था। तो यहाँ के जो लोग रहते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, वात्य या वरात्य या घुमंतु कहा जाता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इस काल में ही आर्यों का बसाव झारखंड क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब जानते हैं महाजनपद काल के बारे में। देखिए महाजनपद काल के बारे में कहा जा रहा है कि इस काल के प्रारंभ में झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र अंग महाजनपद तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। बाद में हर्यक वंश के राजा बिंबिसार द्वारा अंग को मगध में मिला लिए जाने के कारण पूरा झारखंड मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। मगध साम्राज्य के नंदवंश की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजातीय सैनिक और हाथी शामिल थे। वे यहाँ के लोहे व अन्य धातुओं का उपयोग परिवहन, हथियार और कृषि उपकरण के निर्माण के लिए करते थे, ठीक है। मगध के झारखंड में जैन तथा बौद्ध धर्म। झारखंड के भिन्न भिन्न क्षेत्र से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, अभिलेख और विद्यमान संरचनाओं से यहाँ जैन एवं बौद्ध का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जैन धर्म और झारखंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गिरिडीह में जानते हैं। तो गिरिडीह पार्श्वनाथ या पारसनाथ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिडीह जो है थोड़ा सा 1 मिनट। पारसनाथ के में निवारण प्राप्ति वाले 20 तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह के बारे में, इन लोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे है, जैसे 20 तीर्थंकर थे तो उन लोग के बारे में और छोटा सा देख लेते हैं। अजितनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, हाथी था, ठीक है। और फिर अभिनंदनाथ थे, पद्म प्रभु थे, चंद्र प्रभु थे, शीतलनाथ थे, विमलनाथ, धर्मनाथ, कंथुनाथ, मरीनाथ, नेमिनाथ, संभवनाथ, इनका घोड़ा था प्रतीक चिन्ह, ठीक है। सुमितनाथ, सुप्रवनाथ, स्वास्तिक का चिन्ह इनका था। सुविधिनाथ, श्रेयांसनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, इनका हिरण का। अहरनाथ मीन का था। मुनि सुब्रतनाथ और पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सर्प है, ठीक है। ये सब हो गया। तो और जान लेते हैं। देखिए जैन धर्म के 23 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का महापरिणाम 717 ईस्वी स्थल भी है। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नामकरण पार्श्व
नाथ पहाड़ी किया गया है। नाथ पारसनाथ के जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें समेत शिखर भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 1365 मीटर और फीट में कहा था तो 4480 फीट है। संथाल इस पहाड़ी को अपने आदिदेव मरंगबुरु के नाम से बुलाते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं धनबाद में क्या था जैन धर्म के बारे में। तो इसमें था छोटा नागपुर का मानभूमि जैन सभ्यता संस्कृति का एक केंद्र था। कसाई और दामोदर नदी घाटी से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बोकारो में क्या हुआ है तो चंदन क्यारी के अष्ट धातु निर्मित भिन्न जैन तीर्थंकर के 24 तीर्थियों के समूह प्राप्त हुए हैं। सरायकेला खरसावां से क्या हुआ है यहाँ ईचागढ़ का प्राचीन जैन मंदिर के श्रावक जैन का पवित्र पूजा स्थल है। पूर्वी सिंहभूम से तो बोडाम के ईंटों से निर्मित 3 जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू से हनुमान गांव में जैन धर्म के पूजा स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम से बेनुसागर के 7वीं सदी की जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। चतरा से हंटरगंज स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर जैन तथा बुद्ध के अनेक मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। चतरा से यहाँ से और क्या प्राप्त हुए हैं तो 9 जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। कोल्हुआ पहाड़ी पर ही जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। यहाँ तथा पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे जैन धर्मावलंबी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। इतिहासकार वी वॉलकृत पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में पुस्तक क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग हुआ है। सरक संभवतः जैन धर्म के गृहस्थ के लिए प्रयुक्त श्रावक शब्द का विकृत रूप है। इस आधार पर कहा जाता है कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म का पालन करते थे। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम देखते हैं अगला पेज। आगे हमने कहा थोड़ा सा झारखंड के जैन धर्म को प्रभाव का विवरण आचरण सूत्र से मिलता है। तो झारखंड के जो जैन धर्म का प्रभाव था तो किससे मिलता है हम लोग के आचरण सूत्र से मिलता है। आगे हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में भी। बौद्ध धर्म और झारखंड। धनबाद के करुआ गांव से बौद्ध के स्तूप की प्राप्ति हुई है। दियापुर, दालमी और बौद्धपुर में अनेक बौद्ध स्मारक मिले हैं जिन्हें बौद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं पलामू से। तो पलामू से क्या प्राप्त है? पलामू से मूर्तिया गांव से सिंह मस्तक की प्राप्ति हुई है जो रांची के बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह मस्तक के समान है। बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। कहाँ? एक खुट्टी जिला से है। ठीक है, आगे है चतरा। चतरा से क्या हुआ है तो चतरा इटखोरी भद्रकाली मंदिर परिसर से बुद्ध की 417 मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये चतरा जिला में है। इसी मंदिर परिसर में से बोधिसत्व के 104 छवि उद्धृत एक स्तूप की अभी प्राप्ति हुई है जिसके 2 और बुद्ध के 4 उपदेश के शिलालेख हैं। हंटरगंज में स्थित कोल्हुआ पहाड़ी पर बौद्ध भिक्षुओं के अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। सरायकेला खरसावां से क्या क्या प्राप्त है उसको देखते हैं। ईचागढ़ से मां तारा बौद्ध की आराध्य देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिससे रांची संग्रहालय में रखा गया है। ये सरायकेला खरसावां से हुआ है। आगे देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग से क्या प्राप्त हुए उसको देखते हैं। तो देखिए हजारीबाग से बरोहनपुर से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में वाली मूर्ति और मां तारा की मूर्ति सहित
कुल 6 मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, तो 5 पांडव पंकरी बरहडीहा में बौद्ध स्तूप के हैं, जो राजगीर के बौद्ध स्तूप के समान है। इसका आसपास भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गई है। आगे हैं गोड्डा। गोड्डा से क्या प्राप्त हुए हैं, तो गोड्डा देखिए बेलनगढ़ की बुद्ध से जुड़ी अनेक स्मृतियां और महगमा प्रखंड में बुद्ध प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। बेलनीगढ़ को भिक्षु निगह भी कहा जाता है, भिक्षु निगृह भी कहा जाता है। आगे देवघर। देवघर, ठीक है, देवघर का कैरा गांव अशोक काल का माना जाता है। यहाँ अशोक स्तूप भी मौजूद है। कहाँ, देवघर में। बुद्ध की प्रतिमा के प्राप्त स्थल जिला कन्हरी, बड़का गांव, हजारीबाग, बरही, पटम्बा, पूर्वी सिंहभूम, कटुंगा धाम, सिमडेगा, जोनो, रांची, ये सबसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सब है। राजमहल की स्थित कांगोर से बुद्ध की मूर्ति की खोज कनिंघम ने की थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने झारखंड की ईटखोरी छतरा में कठिन तपस्या की थी। ठीक है, और लातेहार पलामू किला में भूमि स्पर्श करती हुई बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये सारी चीज प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं मौर्य काल में झारखंड को। श्रीमान को तो पहचानते होंगे सब कोई, चाणक्य महोदय। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी, तो 322 ईस्वी से लेकर के, और इनका जो राज्य था 298 ईस्वी पूर्व तक, सॉरी ईस्वी पूर्व तक था। नंदवंश, नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित करके किया था। कौन ने, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नंदवंशीय राजाओं की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजाति सैनिक और हाथी शामिल थे नंदवंश में। ठीक है ना, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाई जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। जनजातियों को नियंत्रित करने तथा मगध के लिए इनका इस्तेमाल हेतु आटविक नामक पदाधिकारी नियुक्ति किया गया था। आटविक की सहायता के लिए नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल आदि अधिकारी होते थे। ठीक है, आगे है मगध और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला रास्ता झारखंड से क्षेत्र से गुजरता है। इसी कारण इसका अत्यधिक व्यापारिक महत्व भी था। अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवानक संभवतः ईब और शंख नदियों का द्रोणी क्षेत्र की नदियों में हीरा मिलते थे। सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक या आटवी आटो राज्य का उल्लेख है। आटविक राज्य बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला था, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। अशोक ने रक्षित के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारकों का दल आटविक जनजातियों के बीच भेजा था। अशोक के कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा के समीपवर्ती आजीवित जनजातियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि लोक परलोक की प्राप्ति हेतु उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। ज्ञात हो कि
आजीवित जनजातियों में झारखंड की जनजातियां भी शामिल है। मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्र लिपि से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाला मार्ग पर झारखंड के तेलकुप्पी, रघुनाथपुर, झरिया इत्यादि प्रमुख स्थल स्थित थे। मौर्य काल में झारखंड के क्षेत्र पर अनेक राज्यों का शासन था। इन्हें सामूहिक रूप से आठवीं वन राज्य के रूप में भी जाना जाता था। मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत का पश्चिम देशों से व्यापारिक संबंध होने के कारण झारखंड भी प्रभावित था। इस काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने देश के अन्य भागों के साथ साथ झारखंड क्षेत्र भी अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। मौर्य काल पुरातात्विक अवशेष, यहाँ से और क्या क्या पुरातात्विक अवशेष मौर्य उत्तर काल से प्राप्त हुए हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देखिए इसमें है ना कि पहला नंबर है रोमन सम्राट के सिक्के, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। इंडो सिथियन सिक्के, ये चाय भाषा से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण काल की पहली और दूसरी शताब्दी के सिक्के तथा तीसरी शताब्दी का एक पूरा कुषाण सिक्का, इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम नहीं है। संभवतः इस क्षेत्र में कनिष्क के प्रभाव था। तो ये सब सिक्का कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो रांची से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त काल में झारखंड को जानते हैं, जिसमें क्या था तो देखिए गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त 355 ईस्वी से 380 ईस्वी तक आटविक प्रदेश पर विजय के प्रमाण मिलते हैं और इसी आटविक प्रदेश से झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन कृत प्रयाग परिस्थिति में झारखंड के लिए मुरंड शब्द का प्रयोग किया है। तो कौन किया है? हरिसेन ने किया है। प्रयाग परिस्थिति में क्या प्रयोग किया है तो मुरंड देश किया है। ठीक है, चलिए झारखंड में मुंडा, थोड़ा सा बोलते हैं ढेर फट जा रहा है, पता नहीं लग रहा है। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी पदवी गुप्त काल में ही अस्तित्व में आई थी। समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशी राजा मदन राय, प्रताप राय और कदिया राय थे। नेक्स्ट है क्या कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी का शासनकाल उज्जैन से लेकर के बंगाल तक विस्तृत था, जिसमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। ये विक्रमादित्य के समय की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान 405 ईस्वी में भारत आए चीनी यात्री फयान द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कुकुटलाद शब्द का प्रयोग किया गया था। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, 4 गुप्तकालीन मंदिर जो पहाड़ के पत्थर के काट कर बनाए गए हैं। तो ये महुदी पहाड़, ये हजारीबाग में है। सतगांव के आसपास अनेक गुप्तकालीन मंदिर अवस्थित हैं। तो ये सतगांव एक कोडरमा में है। पहाड़ी पर स्थित कुआं पिठोरिया रांची में है। अगला है गुप्तोत्तर काल, ये 550 से लेकर 650 ईस्वी पूर्व तक है। शशांक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है। तो ये 602 से लेकर के 625 ईस्वी तक है। और इसमें गौंड शासक बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था, जिसके साम्राज्य में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र शामिल थे। किसके? ये शशांक के है। ठीक है,
और उसके बाद देखते हैं कि कनिंघम ने झारखंड के बड़ा बाजार तथा हेविट के दुलमी को गोंड की राजधानी बनाया था। किसने? कनिंघम ने। प्राचीन काल के शासकों में शशांक प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में स्थित था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने उल्लेखित किया है कि शशांक बौद्ध धर्म के प्रति काफी असहिष्णु था, जिसके कारण उसने इस क्षेत्र पर अवस्थित अनेक बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के विरोधी था। उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनू सागर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि सिंहभूम में और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग में अवस्थित है। तो शशांक ने ये निर्माण कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग हर्षवर्धन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन के काल में क्या क्या हुआ था उसको देखेंगे। हर्षवर्धन वर्धक वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वर्धन पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के साम्राज्य में झारखंड के कांगजोल राजमहल राज्य के कुछ भाग शामिल थे। ठीक है, इसके हर्षवर्धन के शासन में कांगजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री ह्वेन-सांग की पहली मुलाकात हुई थी। हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। क्या आप जानते हैं झारखंड राज्य में मगध की सीमा क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता था। यह झारखंड ऐतिहासिक स्थल व प्राप्त अवशेष, गढ़वालों का शिलालेख और भवनाथपुर का गुफा। अच्छा, ये मैप में है तो इसको देखेंगे। मैप में पहले इधर देख लेते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु बिंबिसार हरेक वंश का शासक तत्पर था। नंद वंश के दौरान झारखंड मगध साम्राज्य में शामिल था और झारखंड द्वारा नंद वंश की सेना हेतु हाथी की आपूर्ति की जाती थी एवं सेना दल में जनजातीय लोग शामिल थे। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिले से प्राप्त हुए हैं। 13वीं सदी के दौरान झारखंड का शासक उड़ीसा नरेश जयदेव सिंह द्वारा स्वयं घोषित किया गया था। मगध राजा जीवनगुप्त द्वितीय द्वारा कनौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान झारखंड राज्य में शरण ली गई थी। बस मैप में कुछ है तो इसको झारखंड के ऐतिहासिक स्थल प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा चलिए मैप देख लेंगे तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा हम लोग के। तो इसको देख लेते हैं। तो गढ़वा से भवनाथपुर का गुफा और यहाँ से चित्र आखेट प्राप्त हुए हैं। गढ़वालों का शिलालेख भी यहीं से गढ़वा से ही प्राप्त हुआ है। चतरा से देखते हैं तो चतरा से कुंदा का किला मुगल कालीन है। मध्यकालीन दुर्ग हिंदू जैन बौद्ध व संबंधित मूर्ति प्राप्त हुए हैं। इटखोरी अभिलेख भी यहीं से प्राप्त हुआ है चतरा से। हजारीबाग से बहुत सारी चीज तो देखिए यहाँ बौद्ध मठ में बुद्ध की चित्रकारी, तांबे की 49 खान के अवशेष, पत्थरों के खंड द्वारा निर्मित क्षेत्र, पाषाण कालीन मूर्ति, कुठार खुरुचनी ये सब प्राप्त हुए हैं। और गिरिडीह से जैन तीर्थंकर की मूर्ति पारसनाथ पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ठीक, धनबाद से झरिया से कुल्हाड़ी व भाला प्राप्त हुए हैं। बोकारो से हस्ता कुठार प्राप्त हुए हैं। रामगढ़ से बेधनी खरुचनी बेधक, ठीक है। और रांची से बांग के फलक, तांबे के कंगन और लोहे के औजार ये सब प्राप्त हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम से नौपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदभाण और कुल्हाड़ी
प्रस्तर पत्थर के मनके सब प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम से देखें तो यहाँ से हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति, रोमन के सिक्के, इंडो स्थितियन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, मनुष्य नवपाषाणकालीन धारदार पत्थर ये सब प्राप्त हुए हैं। खुट्टी से तांबे की सिकड़ी, चैन, कांसे की अंगूठी ये सब प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से देखेंगे हापा मुनि मंदिर, तांबे के कुल्हाड़ी ये सब, कांसे के प्याला और ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कांसे के प्याला कहाँ से? लोहरदगा से। गुमला से हापा मुनि मंदिर और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे टॉपिक आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।